नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीट की मनोविज्ञान के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन व मापन। तो मूल्यांकन और मापन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि मूल्यांकन जो शब्द है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम होता है मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का मतलब होता है व्यवहारगत परिवर्तन। किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है उसको मूल्य के नाम से जाना जाता है। और अंकन का मतलब होता है मापन। किसी भी चीज को मापन करना, ये इसमें कहलाता है। अब मापन किसका किया जाता है? किसी शिक्षण की कोई वस्तु है उसके बारे में हम मापन कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी ने कितनी उपलब्धि हासिल की है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। उसने वो कौन सी प्रक्रिया में अध्ययनरत है, हम इसके बारे में भी मूल्यांकन कर सकते हैं। इनके पर मूल्य अंकित करना, यही मूल्यांकन कहलाता है। अब कई मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल्यांकन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने कहा था कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और इससे है ना समस्त शिक्षा का महत्वपूर्ण, ये जो है ना समस्त शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। ये बात कोठारी आयोग ने कही थी। तो अपने को याद रखना है कोठारी आयोग ने क्या कहा था मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समस्त शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये बात कही थी कोठारी आयोग ने। अब बात करते हैं बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम ने कहा था कि एक अच्छे मूल्यांकन की रीति वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ हो। यानी कि अच्छा मूल्यांकन वही है जो किसी भी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने में अगर समर्थ है तो वही अच्छा मूल्यांकन है। ये बात कही थी बी एस ब्लूम ने। अब बात करते हैं मूल्यांकन की प्रकृति के बारे में। मूल्यांकन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो मूल्यांकन की जो प्रकृति वो दो प्रकार की होती है। एक होती है निदानात्मक और एक होती है उपचारात्मक। निदानात्मक और उपचारात्मक। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को किस चीज़ की कठिनाई है, उसको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया जाता है। मतलब बच्चे की कठिनाई क्या है उसके बारे में पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन क्या बनाया गया, क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्य यह है कि कक्षा शिक्षण में सुधार किया जाए। कक्षा शिक्षण में कुछ सुधार किया जाए। कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, हमने जो कार्य किया है उसको प्रमाणित करना, और अधिगम में जो भी कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना और उनकी समस्या का समाधान करना, यही मूल्यांकन का परम उद्देश्य है। हम मूल्यांकन उद्देश्यों की जो प्राप्ति सुनिश्चित है। मूल्यांकन क्या करता है? उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। क्या करता है? मूल्यांकन है वो उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। अब देखो, विद्यार्थी का मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक होना चाहिए। विद्यार्थी का मूल्यांकन है, सतत का मतलब होता है लगातार, और व्यापक यानी बड़े स्तर पर। यानी सतत का मतलब लगातार बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके कितने में से कितने नंबर आए, उसमें कितना सुधार हुआ है, ये व्यापक रूप से होना चाहिए। तो ये तो था इसका उद्देश्य। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। तो मूल्यांकन है वो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों होता है। शैक्षिक भी हो सकता है और सह शैक्षिक भी हो सकता है। यानी कि मूल्यांकन है, इसका मतलब मूल्यांकन कैसा है, ये बहुमुखी मूल्यांकन है। कैसा मूल्यांकन है? बहुमुखी मूल्यांकन है। जबकि मापन है वो केवल एकांकी होता है। मापन कैसा होता है? केवल और केवल एकांकी होता है। आगे बात करते हैं, मूल्यांकन को कैरिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। मूल्यांकन को कैरिकुलम और मापन को लगभग सिलेबस, मापन के अंदर सिलेबस काउंट किया जाता है।
और मूल्यांकन जो है वो एक व्यापक मूल्यांकन है। मूल्यांकन कैसा होता है? एक व्यापक स्तर पर सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, और जबकि मापन है वो केवल सीमित होता है और केवल संकीर्ण होता है, सीमित या संकीर्ण होता है। और मूल्यांकन के द्वारा किसका निर्धारण होता है? मूल्यांकन के द्वारा मूल्यों का निर्धारण होता है, और जबकि मापन में केवल अंकों का निर्धारण किया जाता है। और मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी बच्चे के बारे में हम भविष्यवाणी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी इसमें संभव है, जबकि मापन के अंदर भविष्यवाणी बिल्कुल भी संभव नहीं है। मूल्यांकन के बारे में कहा गया है मूल्यांकन के बारे में कहा गया है कि मूल्यांकन संख्यात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, वर्णात्मक भी हो सकता है, और व्यवहारगत इत्यादि प्रकार का हो सकता है। जबकि मापन है वो संख्यात्मक होता है। मापन कैसा होता है? संख्यात्मक होता है। मूल्यांकन वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन है कभी नहीं रुकती, बल्कि मूल्यांकन अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जबकि मापन है वो समय समय पर ली जाने वाली एक मासिक प्रक्रिया होती है। अब अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या होती है? अच्छा मूल्यांकन हम किसको कहेंगे? तो अच्छा मूल्यांकन वही है जिसमें वेद्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेद्यता होनी चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो मूल्यांकन हमने किया है वो सभी के द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। और ऐसा मूल्यांकन वो अच्छा होता है जिसमें विश्वसनीय होती है, जिसमें सभी को विश्वास होता है कि गुरुजी ने हमारा जो मूल्यांकन लिया है वो एकदम सही है। इसके बाद देखिए वस्तुनिष्ठता, यानी कि अच्छा मूल्यांकन के अंदर वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है, यानी कि जिसका उत्तर सिर्फ एक ही हो। कोई कोई भी अपन ने प्रश्न दिया है तो उसका उत्तर एक ही हो, चाहे कोई सा भी गुरुजी कॉपी चेक करे तो उसका आंसर वही आना चाहिए। यानी कि अच्छा मूल्यांकन वही है जो किसी भी टीचर से करवाए तो भी उतने ही परसेंटेज आते हैं, वही अच्छा मूल्यांकन, यानी वस्तुनिष्ठता इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में है विभेदनशीलता, यानी कि सभी बच्चों को अच्छे या बुरे का ज्ञान होना चाहिए, वही मूल्यांकन है। और अच्छा मूल्यांकन वही है जो जिसमें व्यापकता पाई जाती है। व्यापकता मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगभग पूरे साल तक किया जाता है, वो अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। और जो अच्छा मूल्यांकन है वो हमेशा मानवीकृत होता है। कैसा होता है? अच्छा मूल्यांकन हमेशा मानवीकृत होता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक को अपन परिमाणात्मक भी कहते हैं। मात्रात्मक को अपन परिमाणात्मक प्रविधियां भी कहा जाता है। अब गुणात्मक प्रविधियों में क्या क्या आता है? इसमें आती है जांच विधि, प्रश्नावली विधि, सच्चे आलेख, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार और निरीक्षण। तो गुणात्मक के अंदर जांच सूची भी आती है, एक प्रश्नावली सूची आती है, सच्चे आलेख बने हुए रहते हैं, रेटिंग स्केल भी इसके अंदर होती है, और साक्षात्कार भी इसके अंदर होता है, और निरीक्षण भी इसके अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें गुणात्मक है। अब बात करते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक के बारे में। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक परीक्षा, एक होती है लिखित परीक्षा, और एक होती है प्रायोगिक परीक्षा। तो अब देखो लिखित परीक्षा भी दो प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है और ये निबंधात्मक भी हो सकती है। यानी कि लगभग 4 से लेकर 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको निबंधात्मक उत्तर लिखने में होते थे, वो निबंधात्मक मूल्यांकन है। वस्तुनिष्ठ में जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन्हीं को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहा जाता है। अब आगे हैं, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्यास्मरण प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रत्यास्मरण का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रश्न जैसे जो प्रश्नवाचक होते हैं, कंकार शब्द से संबंधित होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, क्यों, कैसे, कब, जो भी होते हैं ये
जिनका आंसर केवल एक उत्तर देना पड़ता है। और रिक्त स्थान जो होते हैं वो भी प्रत्यय स्मरण में काउंट किए जाते हैं। अब प्रत्याभिमान के बारे में क्या क्या है, इसमें बहुविकल्पी सवाल भी हो सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए रहते हैं अथवा में दिए हुए रहते हैं। आप चाहो तो ये सवाल भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये सवाल भी कर सकते हो, यानी ऑप्शन मतलब उसमें विकल्प दिए रहते हैं। वही एकांतर अनुक्रिया इसके अंदर होती है, सत्य असत्य और मिलान करो जैसे सवाल भी इसके अंदर दिए जाते हैं। वर्गीकरण करने वाले सवाल भी इसके अंदर दिए जाते हैं। और सादृश्य जो गुण है वो भी इसके अंदर दिखाया जाता है। अच्छे मूल्यांकन की ये विशेषता होती है। ठीक है, इस प्रकार अपना ये टॉपिक मूल्यांकन वाला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।